सिया इस वक्त शहर की सबसे मशहूर बिजनेसमैन ओम सिंघल के बेटे राज सिंघल के सामने खड़ी थी। राज सिंघल ने सिया को अपनी टेबल पर खाना सर्व करने के लिए कहा तो सिया ने उसे अपने आप को कुक बताते हुए खाना सर्व करने से मना कर दिया और राज सिंघल को ड्रिंक करने से भी रोक दिया था। इसी वजह से राज सिंघल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसने मैनेजर को धमकी देते हुए कहा, मैनेजर, इस 2 कौड़ी की लड़की से कहो कि मेरे लिए अभी के अभी खाना लेकर आए, वरना तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। सिया उस बिगड़े हुए लड़के की बात तो नहीं माना चाहती थी, लेकिन राज सिंघल की बात सुनकर सिया ने जैसे ही अपने मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो अभी के अभी मिस्टर राज सिंघल को खाना सर्व करो। मैनेजर का गुस्सा देखकर सिया ने तुरंत राज सिंघल की तरफ देखा और अपना सिर झुकाते हुए बोली, सर, आपको खाने में क्या चाहिए? सिया का झुका हुआ सिर देखकर राज सिंघल ने डेविल स्माइल देते हुए कहा, अभी तुमने मिस्टर गोयंका को जो खाना सर्व किया था, हमें बस वही खाना चाहिए। राज सिंघल की बात सुनकर सिया वहां से चली गई और अंदर किचन में जाकर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोली, इस बिगड़े हुए लड़के की वजह से मिस्टर मैनेजर ने मुझे डांटा और तो और मुझसे वेटर का काम भी करवा रहे हैं। लेकिन क्या करूं, अपनी जॉब बचाने के लिए मुझे उस बदतमीज लड़के की बात माननी ही पड़ेगी। और फिर एक लंबी सांस भरते हुए सिया ने अपने आप से कहा, चल सिया, अब नौकरी बचाने के लिए तुझे वेटर का भी काम करना ही पड़ेगा। और इतना कहकर सिया खाना बनाने लग जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद सिया खाना लेकर आती है और टेबल पर सर्व करते हुए अपना सर झुकाकर कहती है, ये लीजिए सर, आपका खाना रेडी है। राज सिंघल के कहने पर सिया ने ना चाहते हुए भी खाना सर्व किया, लेकिन राज सिंघल के मन में अभी कुछ और ही चल रहा था। उसने खाना छकने से पहले ही अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, इस 2 कौड़ी की लड़की को इसकी औकात ना दिखा दी तो मेरा नाम भी राज सिंघल नहीं। सिया ने जैसे ही खाना टेबल पर रखा तो राज सिंघल की ने आग उगलती आंखों से सिया की तरफ देखा, खाना छकने का नाटक किया। सिया के हाथ का बना खाना छकते ही राज सिंघल सिया की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, ये कैसा घटिया खाना बनाया है तुमने, एकदम घटिया क्वालिटी का। मैनेजर कैसे कुक रखते हो तुम लोग जिन्हें खाने। राज सिंघल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया ने उसकी बात काटते कहा, लेकिन सर, खाना तो मैं छक्कर लाई थी और यही खाना मैंने मिस्टर गोयंका को भी दिया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। सिया के आगे बोलने से पहले ही राज सिंघल ने गुस्सा करते हुए खाने की प्लेट एक वेटर के मुंह पर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे सिखाएगी? तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि तुम्हारा घटिया खाना कैसा है? राज सिंघल का फेंका हुआ खाना वहीं पर खड़े एक वेटर के मुंह पर जा गिरा, जिसकी वजह से उस वेटर का पूरा मुंह जल गया और वो वेटर जलने की वजह से दर्द से कराहने लगा। वेटर को दर्द से कराहते देख सिया दौड़ते हुए वेटर के पास आई और उस वेटर को संभालने लगी, लेकिन गर्म खाने की वजह से उस वेटर का पूरा मुंह जल गया था। इसलिए सिया ने पास में खड़े दूसरे वेटर से कहा, मोहन भैया, श्याम को अंदर ले जाइए और इनके चेहरे को बर्फ से सेंक दीजिए। सिया के कहते ही वेटर मोहन दूसरे वेटर को अंदर ले गया। वेटर के अंदर जाते ही सिया राघव सिंघल के पास आई और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, मिस्टर सिंघल, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? एक तो आप खाने का अपमान कर रहे हैं, ऊपर से बेचारे वेटर को भी जला दिया आपने। क्या यही सिखाया है आपकी माँ ने आपको? पहले से ही गुस्से की आग में जल रहे राज सिंघल पर सिया की बातों ने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से राज सिंघल का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उसने अपनी ड्रिंक का गिलास उठाते हुए सीधा सिया के मुंह पर फेंक दिया। शराब का गिलास फेंकने की वजह से सिया अब इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आगे बढ़कर राज सिंघल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उस तमाचे की गूंज इतनी तेज थी कि राज सिंघल के दोस्त भी सिया से 2 कदम पीछे हट गए और वहां मौजूद सभी लोग अपनी पलक झपकाए बिना इस तमाशे को देखने लगे। एक छोटे से होटल की मामूली कुक के हाथों से थप्पड़ खाकर राज सिंघल की ईगो हर्ट हो गई और उसने सिया का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुझे इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी लड़की। तूने मुझे राज सिंघल को थप्पड़ मारा, अब देख मैं तेरा क्या हास्य करता हूँ। और इतना कहकर राज सिंघल सिया को बालों से कसकर पकड़ते हुए बाहर ले जाने लगा। तभी मैनेजर ने राज सिंघल को रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सिया हमारी एम्प्लॉय है और आप हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन राज सिंघल ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और सिया को घसीटते हुए होटल से बाहर ले आया।
उसके साथ साथ उसके चारों दोस्त भी चल पड़े और वो सभी सिया को घसीटता देखकर उस पर हंसते हुए होटल से बाहर ले आए। होटल से बाहर आते ही सिया की नजरें उस गार्ड को ढूंढने लगीं जो उसे कुछ देर पहले होटल लेकर आया था। राघव सिंघनिया के उस गार्ड को वहां ना पाकर सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, गार्ड भैया कहाँ हैं आप, प्लीज हेल्प मी। गार्ड का नाम लेकर सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी तो राज सिंघल के दोस्तों ने सिया के मुंह पर हाथ रखा और उसका मुंह बंद करते हुए उसे एक लंबी सी चमचमाती मर्सिडीज एसयूवी में पटक दिया और वहां से चले गए। सिया मदद के लिए जोर जोर से चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो चारों गुंडे उसे अपने साथ एक काले रंग की मर्सिडीज में बिठाकर होटल से निकलकर एक सुनसान रास्ते की तरफ चले गए। उस सुनसान रास्ते पर सिंघल ग्रुप की एक पुरानी फैक्ट्री थी जो काफी सालों से बंद पड़ी थी। राज सिंघल अपने चारों दोस्तों के साथ मिलकर सिया को उस सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले गया। गाड़ी रुकते ही राज सिंघल ने सिया को जबरदस्ती कार से खींचते हुए उतारा और उसे घसीटते हुए सुनसान फैक्ट्री के अंदर ले जाने लगा। सिया दर्द से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे प्लीज, समबडी हेल्प मी, प्लीज कोई मेरी मदद करो। लेकिन अफसोस, सिया की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राज सिंघल सिया को जबरदस्ती खींचते हुए उस फैक्ट्री के अंदर ले गया और वहां ले जाकर सिया को जमीन पर पटकते हुए बोला, तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे एटीट्यूड दिखाती है? अभी तेरा सारा घमंड चकनाचूर नहीं किया तो मेरा नाम राज सिंघल नहीं? और इतना कहकर राज सिंघल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, ये मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की मुझे खाना सर्व करने से मना करेगी और तो और मेरे मुंह पर छांटा भी मारेगी। मैं इसे अभी इसकी औकात दिखाता हूँ और तुम लोग यही खड़े होकर इस लड़की का तमाशा देखो। राज सिंघल की बात सुनकर उसके सभी दोस्त सिया को गंदी नजर से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उन सभी लड़कों को अपनी तरफ हवस भरी नजरों से घूरते देखकर सिया अपने पैरों को समेटते हुए अपने सीने से चिपकाकर बैठ गई। क्या राघव सिंघल सिया के साथ जबरदस्ती करने में कामयाब हो पाएगा? क्या होगा सिया के साथ आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राज सिंघल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिया को जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री में ले आया था और उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर? आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और इतना कहकर राज सिंघल अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगा। उसके बढ़ते कदमों की आहट से सिया सहम गई और अपने पैरों को घसीटते हुए पीछे की ओर खिसकने लगी। राज सिंघल की आंखों में इस वक्त सिया को बर्बाद करने का जुनून सवार था और अपने इसी जुनून में पागल होकर राज सिंघल सिया के साथ जबरदस्ती करने वाला था। राज सिंघल से बचने के लिए सिया जमीन पर बैठे बैठे ही पीछे की ओर खिसकते जा रही थी। वहां से पीछे खिसकते हुए उसकी पीठ दीवार पर लग चुकी थी और अब इससे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डर की वजह से अब सिया की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। सिया को डरता देख राज सिंघल दांत फाड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, देखा तुम लोगों ने, इस लड़की की सारी हेकड़ी निकल गई। थोड़ी देर पहले तो ये झांसी की रानी बन रही थी और अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बन गई। और इतना कहकर राज सिंघल अपने दोस्तों के साथ ठाके मारकर हंसने लगा। राज सिंघल सिया के पास पहुंच गया और उसने जमीन पर बैठी सिया की तरफ घूरते हुए कहा, अब क्या दीवार से बाहर निकलने का इरादा है तेरा? अब तुझे मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आने वाला। और इतना कहते हुए राज सिंघल सिया के पैरों की तरफ देखने लगा। इस वक्त सिया ने ब्लैक कलर का शॉर्ट्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके ब्लैक कलर के शॉर्ट्स की वजह से सिया के पतले और गोरे पैर दिख रहे थे। राज सिंघल की नजरें इस वक्त सिया के पैरों पर टिकी हुई थीं, इसलिए सिया अपने घुटनों को समेटे हुए दीवार से चिपक कर बैठी थी। डरी सहमी सिया राज सिंघल से अपने आप को बचाने के लिए पीछे खिसकते हुए दीवार के पास आ गई थी और इससे पीछे जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डर के मारे सिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। तभी सिया को उन लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर सिया दंग रह गई। राघव सिंघानिया काले रंग के सूट बूट में काला चश्मा लगाकर किसी फिल्म के हीरो की तरह सिया के सामने खड़ा था। उसने वहां आकर राज सिंघल के दोस्तों की धुलाई कर दी थी और अब बारी थी राज सिंघल की। अपने दोस्तों की इतनी कुटाई होने के बाद भी राज सिंघल अभी भी अकड़ते हुए राघव सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे चिल्लाते हुए बोला, तूने मेरे दोस्तों को मारा, तू है कौन? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और इतना कहते हुए राज सिंघल ने जैसे ही अपना मुक्का
राघव सिंघानिया की तरफ बढ़ाया। राघव सिंघानिया ने केवल एक हाथ से उसके मुक्के को रोक दिया और उसके मुक्के को पीछे करते हुए अपने एक हाथ से ही राज सिंघल को जमीन पर गिरा दिया। राघव के लगे धक्के से राज सिंघल काफी दूर जाकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद भी राज सिंघल आंखें दिखाते हुए जमीन से उठा और राघव सिंघानिया पर चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम्हें पता है ना ये फैक्ट्री सिंघल ग्रुप की है? राज सिंघल की बातें सुनकर राघव सिंघानिया ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, जिस फैक्ट्री की तू बात कर रहा है ना सिंघल, उस फैक्ट्री को मैंने यहां आने से पहले ही तुम्हारे बाप से खरीद लिया और मेरा नाम है राघव। सिंघानिया नाम तो सुना ही होगा। राघव। सिंघानिया नाम सुनते ही राज सिंघल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर उसके सामने खड़ा था। जिस राघव सिंघानिया के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन की पेंट गीली हो जाती थी, उस राघव सिंघानिया को अपने सामने देखकर राज सिंघल के तेवर ही बदल गए। अभी तक जो राज सिंघल सिया के सामने अपनी अमीरी की डींगे हाँक रहा था, वही राज सिंघल अचानक से भीगी बिल्ली बनकर राघव सिंघानिया के सामने हाथ जोड़कर हकलाते हुए कहने लगा, भाई आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता, लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? इतना सुनकर राघव सिंघानिया को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने पास बुलाता ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन राघव सिंघानिया उनको घास तक नहीं डालता, और तुझे लगता है कि मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ? सिया की छोटी सी बात पर गुस्सा करने वाला राज सिंघल राघव सिंघानिया की इतनी बड़ी बात सुनकर भी अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई आपने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? और अगर आप मुझे यहाँ मिलने नहीं आए तो फिर आप किससे मिलने आए हैं? इतना सुनते ही राघव सिंघानिया जमीन पर बैठी हुई सिया की तरफ देखने लगा। राघव को सिया की तरफ देखते हुए राज सिंघल ने बोला, अच्छा तो आप यहाँ इस लड़की के लिए आए हैं? अरे भाई आप बोल देते, मैं इस लड़की को आपके पास ही लेकर आ जाता। आपको ये लड़की चाहिए ना? ठीक है भाई, आप इस लड़की को लेकर जाओ, वैसे भी इसके जैसी कैरेक्टर लेस लड़की का मैं क्या ही करूंगा। राज सिंघल के मुंह से सिया के बारे में ये शब्द सुनते ही राघव सिंघानिया ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। राघव सिंघानिया का मुक्का मुंह पर पड़ते ही राज सिंघल मुंह के बल जमीन पर गिर गया। फिर राघव सिंघानिया राज सिंघल के पास जाकर उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए बोला, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया को छूने की? तुझे क्या लगा तू सिया के साथ बदतमीजी करेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा? तुझे पता भी है सिया कौन है? राघव सिंघानिया के एक मुक्के से राज सिंघल का मुंह फूट गया। खून से लटपट चेहरे के साथ राज सिंघल ने राघव की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। क्या आप इसे जानते हैं? लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाता। इतना सुनते ही राघव सिंघानिया ने राज सिंघल पर एक जोरदार लात बरसाते हुए कहा, ये लड़की नहीं मेरी पत्नी है, मिसेस सिया। राघव सिंघानिया समझा, तूने जिस हाथ से मेरी सिया को छुआ है ना, तेरे इस हाथ को तोड़कर तेरे हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम राघव सिंघानिया नहीं। राघव ने जैसे ही सिया को अपनी पत्नी बताया, ये सुनकर राज सिंघल की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है, वरना छूना तो दूर मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन राघव सिंघानिया उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। इस वक्त राघव सिंघानिया की आंखों में गुस्से की आग थी, जिसे शांत करना नामुमकिन था। राघव सिंघानिया की गुस्से भरी नजरों से बचने के लिए राज सिंघल जैसे तैसे जमीन से उठते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी राघव सिंघानिया ने पलटते हुए उसे एक जोरदार पंच मारा और अपने पंच से उसे घायल कर दिया। राघव सिंघानिया का पंच पड़ते ही राज सिंघल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश हुए राज सिंघल की तरफ देखते हुए राघव सिंघानिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज के बाद मेरी सिया को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा तू। और इतना कहते हुए राघव सिंघानिया ने डरी सहमी सिया को देखा, जो अपने पैरों को समेटे हुए दीवार के पास चिपक कर बैठी हुई थी। सिया की मासूमियत देखकर राघव ने सिया से कहा, तुम आज भी वैसे ही हो सिया, जिस सिया से मैंने प्यार किया था, जो सिया कभी मुझसे प्यार करती थी, वही मासूम और प्यारी मेरी सिया। क्या राघव जो कह रहा था वो सच था? क्या सिया भी राघव से प्यार करती थी और राघव सिया से?
तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो राघव सिंघानिया को जबरदस्ती सिया की मांग भरनी पड़ी, और क्यों शादी करने के बाद राघव सिया को मंडप में अकेला छोड़कर चला गया? आखिर क्या वजह थी जो राघव सिंघानिया को बनना पड़ा सबसे बड़ा गैंगस्टर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राघव सिंघानिया की मार से राज सिंघल बेहोश हो गया था और डरी सहमी सिया अपने घुटनों को समेटे हुए दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी। राघव सिंघानिया की नजर जैसे ही सिया पर पड़ी, उसकी मासूमियत देखकर एक बार फिर से राघव के दिल में सिया के लिए वही प्यार जाग उठा जो कॉलेज के दिनों में उन दोनों के बीच था। और उन्हीं कॉलेज के दिनों के याद करते हुए राघव सिंघानिया ने सिया की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, तुम आज भी वैसी ही हो सिया, जैसी कॉलेज में थी, उतनी ही भोली, मासूम और प्यारी। इसीलिए तो ये राघव सिंघानिया तुम्हें दिलो जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ। और फिर इतना सोचते हुए राघव सिंघानिया एक बार फिर से गुस्से में भर गया और गुस्से में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सिया की तरफ आ गया। सिया के पास आकर राघव सिंघानिया ने अपना कोट उतारकर सिया की तरफ फेंक दिया और बोला, ये लो, इसे पहनो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूं। राघव सिंघानिया की कड़क आवाज सुनकर सिया ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए राघव की तरफ देखा और झट से खड़ी होकर राघव के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। सिया को अपने गले लगकर रोता देख राघव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की। तभी सिया ने राघव सिंघानिया का धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू राघव, तुमने मुझे उस राज सिंघम से बचा लिया। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। और इतना कहकर सिया सुबक सुबक कर रोने लगी। सिया को रोते देखा राघव सिंघानिया से रहा नहीं गया और उसने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। सिया ने जैसे ही देखा कि राघव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है, तो सिया राघव को अपने आप से दूर हटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मानती हूं कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी मेरे साथ वही किया था जो वो करना चाहता था, इसलिए दूर हटो मुझसे। सिया के इतना कहते ही राघव सिंघानिया ने एक झटके से सिया को अपने आप से दूर हटाते हुए नीचे जमीन पर गिरा दिया और कड़क आवाज में बोला, मेरा कोट पहनो और चलो यहां से। वैसे भी तुम्हारे पास आकर मुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला है। राघव की कड़क और रोबदार आवाज सुनकर सिया एकदम दम से खड़ी हो गई और उस जैकेट को अपनी कमर पर बांधते हुए राघव सिंघानिया के साथ उस फैक्ट्री से निकल पड़ी। फैक्ट्री के बाहर राघव सिंघानिया की येलो कलर की लैम्बोर्गिनी कार खड़ी थी, जिसे देखकर सिया चौंक गई और राघव सिंघानिया की तरफ देखते हुए सोचने लगी, क्या राघव जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया जो उसके पास इतने पैसे आ गए? वैसे भी वो राघव तो उसी दिन मर गया था जब उसने मेरे साथ। अब इस राघव को मैं नहीं जानती। यही सब सोते हुए सिया राघव की गाड़ी के पास खड़ी हो गई, लेकिन राघव ने जब सिया से गाड़ी में बैठने का इशारा, तो सिया कुछ सोचते हुए धीमे कदमों से गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त सिया और राघव एक ऐसे सुनसान इलाके में थे जहां कोई आता जाता नहीं था और यह रास्ता शहर से काफी दूर था। राघव और सिया गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में बैठी हुई सिया बाहर की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ देख रही सिया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। गाड़ी चला रहे राघव सिंघानिया की नजर अचानक सिया के चेहरे पर पड़ी तो वो सिया की तरफ देखता ही रह गया। राघव सिंघानिया को अपनी तरफ घूरता देखकर सिया कुछ पल के लिए सहम गई और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए अपनी शर्ट को ठीक करने लगी। थोड़ी देर बाद सिया ने दोबारा राघव सिंघानिया की तरफ देखा तो सिया को राघव की आंखों में अपने लिए वही प्यार नजर आ रहा था जो कभी वो उससे करता था। राघव की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर सिया ने अपने आप से कहा, काश तुम वही राघव होते जिससे मैंने कभी प्यार किया था, क्योंकि मैं जिस राघव पर मरती थी वो राघव तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तुम मेरे राघव नहीं, राघव सिंघानिया हो जो लोगों को मारता है और सरेआम गुंडागर्दी करता है। और अपने आप से इतना कहते हुए सिया ने राघव से नजरें फेर लीं। अब सिया को बार बार वही सब याद आने लगा जो कुछ महीनों पहले उसके साथ हुआ था और सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सिया की इस हालत को देखकर
राघव ने तुरंत ब्रेक लगाया और सिया के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? सिया, सिया। लेकिन सिया ने राघव की बातों का कोई जवाब दिए बिना अपना मुंह फेर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी लंबी सांसें ले ही राघव समझ गया कि सिया को द्वारा पड़ा है। कुछ महीनों पहले सिया के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में चली गई थी, और आज राज सिंघल को जबरदस्ती करते देख और राघव सिंघानिया को अपने इतने पास देखकर सिया को फिर से दौरा पड़ा था। सिया को ऐसे दौरे पड़ते ही रहते थे, इसलिए वो अपने पर्स में अक्सर टैबलेट रखती थी जिससे वह नॉर्मल हो सके। सिया की ऐसी हालत देखकर राघव तुरंत गाड़ी से उतरा और सिया के बैग से टैबलेट निकालकर उसे दे दी और फिर सिया को संभालते हुए अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद सिया नॉर्मल हो गई, लेकिन जैसे ही सिया ने राघव को अपने इतने करीब देखा तो उसने राघव को एक जोरदार धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मिस्टर राघव सिंघानिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही मेरी ऐसी हालत की और अब दवाई भी तुम ही खिला रहे हो। पहले मुझे दर्द देते हो और फिर मरहम पट्टी करते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? और इतना कहकर सिया रोने लगी और अपने आप को कोसते हुए बोली, हे भगवान, आपने मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों लिखे हैं? पहले मेरी जिंदगी में प्यार की बारिश कर दी और फिर उसी प्यार ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। हर कोई मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? या अभी भी और दर्द देने बाकी है मुझे? लेकिन सिया नहीं जानती थी कि अभी उसकी जिंदगी में क्या क्या होना बाकी है। आगे जो सिया के साथ होने वाला है उसके बारे में सिया तो क्या, राघव भी नहीं जानता कि कितना बड़ा खतरा सिया की तरफ बढ़ रहा है, और उस खतरे का नाम है ठाकुर विजय प्रताप सिंह, जैसलमेर के सबसे बड़े घराने का। ठाकुर विजय प्रताप सिंह इस वक्त फोन पर किसी से बात करते हुए चिल्लाकर बोला, तुम लोगों के पास आज रात का वक्त है ये पता करने का कि वो लड़की कहाँ छुपी हुई है। अगर तुम लोगों ने पता नहीं लगाया तो तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इतना कहकर विजय प्रताप सिंह ने फोन काट दिया और जोर से बड़बड़ाते हुए बोला, आखिर कहाँ छुपी बैठी है वो लड़की? अगर एक बार मिल गई तो मैं उसे घसीटते हुए अपनी हवेली लेकर आऊंगा और अपने गांव को इस भयंकर श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। आखिर कौन है ठाकुर? विजय प्रताप सिंह। और वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है, कौन है वो लड़की? कहीं वो लड़की सिया तो नहीं? सिया का राघव से क्या रिश्ता है और विजय प्रताप कौन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जैसलमेर के किसी गांव के मुखिया के बेटे थे, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक थी। बड़े बड़े नेता अभिनेता को अपनी मुट्ठी में रखने वाले ठाकुर विजय प्रताप सिंह करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे, और उन्होंने जैसलमेर की इस जमीन पर एक बड़ा सा होटल बनवाने के लिए एक कंपनी को अपनी जमीन सौंप दी थी। लेकिन गांव के श्राप की वजह से यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था। ये जैसलमेर का वही गांव था जहां उस औरत ने श्राप दिया था, जिस औरत को कुछ सालों पहले यहाँ के लोगों ने जलाकर बेरहमी से मार डाला था। उस औरत का दिया श्राप कुछ ऐसा था जिसे सुनने मात्र से लोगों की रूह कांप जाती थी, तो वहां कोई कैसे आता? आखिरकार ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने फैसला किया कि जब तक वो इस गांव पर लगे श्राप का कोई हल नहीं निकाल लेगा, वह चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि इस गांव का श्राप इतना भयंकर था कि उस औरत के मरने के साथ ही हरियाली और धन संपत्ति से भरा हुआ ये गांव कुछ ही दिनों में बंजर हो गया। सालों पहले इस गांव के बीचों बीच एक तालाब था, जिसकी वजह से गांव हरा भरा और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। लेकिन गांव वालों ने उस औरत को जलाकर इस तालाब में फेंक दिया था, जिस वजह से यह तालाब भी शापित हो गया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह यह जानता था कि अगर एक बार यह शापित तालाब उस औरत के श्राप से मुक्त हो गया तो इस गांव में वो अपना अरबों का बिजनेस शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन उसी के पिताजी की थी। हालांकि उसके पिताजी ने उस औरत के श्राप की वजह से बचपन में ही विजय को गांव से बाहर विदेश भेज दिया था। विदेश में जाकर ठाकुर विजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, और यही वजह थी कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह को आज पूरी दुनिया जानती थी। ठाकुर विजय प्रताप सिंह यहाँ अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था, लेकिन इस गांव के श्राप की वजह से लोग यहाँ देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसलिए ठाकुर ने गांव को श्राप मुक्त करने का फैसला लिया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने एक सिद्ध तांत्रिक से,
जब इस श्राप का हल पूछा तो तांत्रिक ने ठाकुर विजय को बताया कि अमावस्या के दिन उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन शादी के बाद भी उसके पति ने उसे छुआ तक ना हो, और वो लड़की उसी मुहूर्त में पैदा हुई हो जिस मुहूर्त में उस औरत की मृत्यु हुई थी। तांत्रिक के कहने अनुसार ठाकुर विजय एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वो शादी कर सके, और इसीलिए फोन पर उन लोगों को ऐसी लड़की को ढूंढने की धमकी दे रहा था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जैसे ही फोन काटकर पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड निया खड़ी थी। निया से ठाकुर विजय प्रताप बहुत प्यार करता था। निया बहुत ही खूबसूरत थी। बचपन से विदेश में ही पली बढ़ी निया गांव के किसी भी रीति रिवाज या श्राप के बारे में नहीं जानती थी। निया और ठाकुर विजय प्रताप सिंह लगभग 1 साल पहले यहाँ आए थे, जब विजय सिंह के पिता ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अजीबोगरीब तरीके से हत्या की गई थी। इसलिए विजय प्रताप सिंह अपने पिता की हत्या का राज जानने के लिए वहां रुक गया था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये बंजर जमीन उस तालाब की वजह से फिर से हरी भरी हो सकती है, तो ठाकुर विजय प्रताप सिंह के मन में लालच आ गया और उसने इस गांव को श्राप मुक्त करने की सोची। इसलिए वो पिछले 1 साल से इसी गांव में निया के साथ रह रहा था। लेकिन निया अब यहां और नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से में तमतमाते हुए विजय सिंह से कहा, देखो विजय, मैं अब और यहां नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? गुस्से में भड़की निया की आवाज सुनकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह उसके पास आया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूमता हुआ बोला, मुझे बस थोड़ा टाइम और चाहिए निया, उसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। बस एक बार इस गांव का श्राप दूर हो जाए, उसके बाद मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और तुम जहां बोलोगी वहां चलूंगा। आई प्रॉमिस निया। लेकिन निया ने भड़कते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह से कहा, नहीं विजय, तुम हर बार यही बात बोलते हो कि इस गांव का श्राप। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने निया की बात काटते हुए कहा, प्लीज निया मत जाओ, इस बार मैं उस लड़की को। इतना सुनते ही निया गुस्से से पागल हो गई और विजय की बात काटकर चिल्लाते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें ऐसी कितनी लड़कियां मिल चुकी हैं, तुम उनके साथ करते क्या हो? कितने दिनों से तुम यहाँ कितनी लड़कियां लाए हो और वो लड़कियां गायब भी हो जाती हैं, कहीं तुम उनके साथ? विजय प्रताप ने निया के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं मेरी जान, मैं उनके साथ भला क्या करूंगा? तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी निया से प्यार करता हूँ, किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो लड़कियां तो बस मेरे साथ पूजा करती हैं और फिर यहां से चली जाती है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो ठीक है, मैं उन लड़कियों से तुम्हारी बात करवा दूंगा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह की बात सुनकर निया ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने तक का टाइम है, उसके बाद मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने वाली। निया की बात सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मेरी जान, मेरे लिए 1 महीना काफी है, तब तक मैं इस भयंकर श्राप का कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। इतना टाइम तो दोगी ना मुझे? इतना सुनकर निया मुस्कुराई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। निया के जाते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। अपने आप में बड़बड़ाते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह बोला, तुम चिंता मत करो निया, मुझे बस वो लड़की मिल जाए, उसके बाद मैं उस लड़की से शादी करूंगा, जिसके बाद ये गांव उस औरत के श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे तो इतनी सारी लड़कियों से शादी करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं वो लड़की कहाँ है जिससे ये गांव श्राप मुक्त हो सके। इधर सिया अपनी हालत के लिए राघव सिंघानिया को जिम्मेदार मानते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है राघव, ना तुम मेरी जिंदगी में आते और ना मेरी जिंदगी में इतने दुख और तकलीफ होती। राघव सिया के धक्के से गुस्से में आ गया और गुस्से में सिया की तरफ घूरते हुए बोला, तुम ऐसे घिनौने काम के लिए मुझे जिम्मेदार मान रही हो सिया, जो मैं तुम्हारे साथ करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। तुम्हारे साथ जिसने भी वो घिनौना काम किया था उन्हें मैं सजा दे चुका हूं और इसके आगे मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूं, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे करो, आई डोंट केयर। और इतना बोलते हुए राघव तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और सिया को लेकर वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर में राघव सिया को लेकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही सिया गाड़ी से नीचे उतरी तो उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई।
इसलिए राघव ने बेहोश सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे घर के अंदर ले गया। राघव सिंघानिया को अपनी आंखों के सामने देखकर सिया की चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया? जमाई राजा क्या हुआ सिया को? क्या सिया और राघव के बीच की गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? क्या ठाकुर विजय प्रताप सिंह उस लड़की को ढूंढ पाएगा जो उस गांव के श्राप का हल है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राघव सिया को छोड़ने के लिए उसके घर के सामने आ चुका था, लेकिन सिया जब कार से उतरकर जाने लगी तो बेहोश होकर वहीं गिर गई। राघव ने जैसे ही सिया को बेहोश होकर गिरते देखा तो दौड़कर सिया के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। घर के अंदर जाते ही सिया की चाची ने सिया को राघव की गोद में देखा और राघव के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ? जमाई राजा क्या हुआ है मेरी बच्ची को? लेकिन राघव ने सिया की चाची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिया की चाची से पूछा, सिया का कमरा कहाँ है? सिया की चाची ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर है, सिया का कमरा। लेकिन जमाई राजा, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? कहीं उसे फिर से पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा? भले ही राघव सिया के घर में नहीं रहता था, लेकिन उसे सिया की चाची की सारी असलियत पता थी। इसलिए राघव ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे आगे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छे से जानता हूँ। मैं सिया नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा। अपनी बकवास बंद करो और जाओ, यहाँ से सिया को आराम करने दो। राघव के गुस्से को देखकर सिया की चाची डर से कांपते हुए उस कमरे से बाहर आ गई। चाची के जाते ही राघव सिया को उसके बेड पर सुलाने लगा। राघव जब सिया को सुला रहा था तो उसकी नजर सामने बेड के ऊपर रखे एक पुराने से बॉक्स पर पड़ी। ये वही बॉक्स था जो कॉलेज के दिनों में राघव ने सिया को गिफ्ट किया था। उस बॉक्स को देखते ही राघव का पुराना प्यार फिर से जिंदा हो गया और उसने सिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी तक इस बॉक्स को संभाल कर रखा है सिया, इसका मतलब तुम आज भी मुझे भूली नहीं हो। इतना कहकर राघव उस बॉक्स को उठाने के लिए जाने लगा। तभी सिया ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राघव? यू नो आई लव यू। मैंने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया और तुमने मेरे जिस्म से प्यार किया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? और इतना बड़बड़ाने के बाद सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया के बहते आंसुओं को देखकर राघव का दिल मोम की तरह पिघल गया और वो सिया के पास बैठकर सिया के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। सिया के चेहरे को सहलाते हुए राघव ने बेहोश सिया से कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो सिया, मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया। मैंने अपनी सिया से, उसकी मासूमियत से और उसके मन से प्यार किया था। पता नहीं तुम्हारी ये गलतफहमी कब दूर होगी। मैं सच कह रहा हूं सिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। इतना कहकर राघव ने सिया से अपना हाथ छुड़वाया और उस पुराने से बॉक्स के पास जाकर खड़ा हो गया। राघव ने उस बाइनक्स को उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। उस बॉक्स के अंदर एक पुराना सा लेटर पड़ा था और ये वही खत था जो राघव ने सिया को पहली बार दिया था। उस खत को देखते ही राघव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और सिया की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मेरी छोटी छोटी चीजों को ऐसे संभाल कर रखा है, इसका मतलब तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो सिया। राघव उन सब चीजों को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस बॉक्स में पड़े ब्रेसलेट पर गई। ये ब्रेसलेट तो राघव का ही था, लेकिन ये ब्रेसलेट राघव ने कभी सिया को गिफ्ट नहीं किया था। उस ब्रेसलेट को देखते ही राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ब्रेसलेट राघव कितने ढूंढ रहा था। ये ब्रेसलेट कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि इस ब्रेसलेट से राघव की बचपन की यादें जुड़ी हुई थीं। ये उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानी था, जिसे राघव अपने आप से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं करना चाहता था। और राघव को जहां तक याद है, ये ब्रेसलेट उसने उसे गिफ्ट नहीं किया था। हालांकि सिया को ये ब्रेसलेट अच्छा लगता था, लेकिन राघव ने उसे कभी नहीं दिया। ब्रेसलेट को देखते ही राघव ने अपने आप से कहा, ये तो मेरा ब्रेसलेट है, लेकिन ये सिया के पास कहाँ से आया? मैंने तो ये ब्रेसलेट सिया को कभी नहीं दिया, तो फिर सिया के पास ये कहाँ से आया? मुझे अच्छे से याद है कि उसी दिन खोया था, जिस दिन सिया के साथ। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद राघव को समझ आया और उसने अपने आप से कहा, तो इस वजह से सिया मुझसे नफरत करती थी और इसीलिए उसने मुझे जेल भी भेजा, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि जिसने उसके साथ गलत किया वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। लेकिन सिया ने जब वहां ये ब्रेसलेट देखा होगा
तो उसने सोचा कि उसके साथ जबरदस्ती करने वाला मैं था। अब मैं समझा कि क्यों सिया मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी। राघव। ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी सिया की आंख खुल गई। आंख खोलते ही सिया ने राघव की तरफ देखा तो वो चिल्लाते हुए अपने बिस्तर से उठी और बोली, तुम यहाँ कैसे आए और तुम मेरे कमरे में मेरी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? सिया के इतना बोलते ही राघव ने लेटर सिया की तरफ दिखाया और बोला, ये क्या है सिया? ये तो वही खत है ना जो मैंने तुम्हें पहली बार दिया था। तुमने मेरी हर चीज को संभाल कर रखा है। इसका मतलब तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, है ना सिया? सिया ने राघव से आंखें फेरते हुए मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उसी दिन मर गया था जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। सिया की बात सुनकर राघव ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना घिनौना काम मैं कर सकता हूँ? तुमने जो सोचा वही मेरे साथ किया। तुमने मुझे उसे गुनाह के लिए जेल भेज दिया जो मैंने किया ही नहीं सिया। तुम इस ब्रेसलेट के दम पर यह कह रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ। सिया ने उस ब्रेसलेट को देखकर डरते हुए कहा, यह मुझे उसी जगह मिला था जहां मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। इसी की वजह से मुझे पता चला कि मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले तुम थे राघव। तुम मुझे वहां नशे की हालत में ले गए और फिर मेरे साथ। राघव ने सफाई देते हुए कहा, सिया, ये सच है कि मैं तुम्हें वहां नशे की हालत में ले गया था, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मैं वहां उस कमरे से सीधे जेल में कैसे पहुंच गया। मेरा ये ब्रेसलेट उसी दिन खो गया था। मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें उस कमरे में लेकर गया, लेकिन मुझे इतना याद है कि वहां जाते ही मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज से वार किया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही राघव ने कहा, सिया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाला मैं नहीं बल्कि सूर्या था। मेरे कहने पर मेरे दोस्तों ने पता किया कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था। तो मेरे दोस्तों ने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें सूर्या साफ साफ दिख रहा था। वही अपने दोस्तों को लेकर हमारे पीछे पीछे उसे कमरे में आया था और उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसीलिए तो मैंने सूर्या को उसके किए की सजा दी और उसे दुनिया से ही आजाद कर दिया। राघव के मुंह से सूर्या का नाम सुनकर सिया के होश उड़ गए। उसने न्यूज से सुना तो था कि राघव ने जेल से रिहा होते ही किसी को मार दिया, लेकिन ये बात उसे आज पता चली कि उसने सूर्य को इसलिए मारा क्योंकि उसने सिया के साथ जबरदस्ती की थी। राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया अपने बिस्तर से कांपते हुए उठी और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो राघव? मतलब मेरे साथ? राघव ने सिया की बात को बीच में ही काट दिया और बोला, हाँ सिया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाला मैं नहीं, सूर्य था। उसी ने हमारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर मुझसे कहा कि तुम्हें नशा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें वहां उस कमरे में छोड़ने गया। उसके बाद सूर्या ने मुझ पर हमला किया और तुम्हारे। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया ने गुस्से में कहा, माना कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसके बाद मेरी सभी फ्रेंड रानी, प्रीति, मानसी और नेहा, इन सब के साथ गलत करने वाला कौन था? और जिन जिन के साथ गलत हुआ उन सब के पास तुम्हारी ही चीजें क्या कर रही थी राघव? मेरे जेल में भेजते ही तुम कुछ दिनों में इतने बड़े गैंगस्टर बन गए कि तुमने लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने को ही अपना धंधा बना लिया और मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि ये सब तुमने नहीं, सूर्या ने किया। सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने चौंकते हुए कहा, नहीं सिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब साजिश है मुझे तुमसे अलग करने की। सिया ने झुंझलाकर कहा, बस करो राघव, बंद करो अपनी ये बकवास। सिर्फ हम दोनों को अलग करने के लिए कोई भी लड़की इतना घटिया इल्जाम किसी लड़के पर क्यों लगाएगी? और हम दोनों के अलग होने से मेरी फ्रेंड्स को क्या मिलेगा? क्या राघव सच कह रहा था या सच में उसने इन सब लड़कियों के साथ कुछ ऐसा किया था? आखिर क्या हुआ था कुछ महीनों पहले सिया के साथ जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राघव ने सिया के लगाए इल्जामों से अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए कहा, नहीं सिया, मैंने तुम्हारी किसी दोस्त के साथ तो क्या इस दुनिया की किसी भी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वो फ्रेंड्स मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है। सिया ने ऊंची आवाज करते हुए कहा, ये कोई इल्जाम नहीं है मिस्टर राघव सिंघानिया। इस इल्जाम का उन सब के पास सबूत है। उनके पास तुम्हारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी, जो तुम्हारे बचपन से जुड़ी हुई है और तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। तुम्हारा लॉकेट, तुम्हारी घड़ी और तुम्हारी माँ की वो छोटी सी डायरी
जिसे तुम हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे और हर एक सेकंड में चेक करते थे कि कहीं गुम तो नहीं हो गई। इतना सुनते ही राघव चौंकते हुए बोला, क्या? मेरे बचपन की यादें उन सब के पास, लेकिन कैसे? सिया ने राघव से उसी का प्रश्न दोहराते हुए पूछा। वही मैं तुमसे पूछ रही हूं राघव, की वो चीजें जो तुम्हारे दिल के इतने करीब थीं, जिन्हें तुम किसी को छूने तक नहीं देते थे, वो उनके पास कैसे आई? राघव ने सिया को समझाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या सिया? ये सब चीजें तो कोई चुरा भी तो सकता है ना? हो सकता है मुझे फंसाने के लिए तुम्हारी फ्रेंड्स के पास मेरी निशानी वही इंसान छोड़ता हो जिसने ये सब किया, इसलिए उनको लगता होगा कि ये सब मैं कर रहा हूं। सिया ने राघव से कहा, मानती हूं। सिया ने राघव से कहा, मानती हूं राघव कि उस समय मैं नशे में थी जब मेरे साथ जबरदस्ती हुई, लेकिन मेरी दोस्तों ने कोई नशा नहीं किया था और उन्होंने ही मुझे कहा है कि उनके साथ ऐसा घिनौना काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि राघव सिंघानिया है। राघव ने कहा, लेकिन सिया, हो सकता है तुम्हारी दोस्त झूठ बोल रही हो? राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में तमतमाते हुए बोली, बस करो राघव, अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम किस किस पर इल्जाम लगाओगे? मैं भी गलत हूं और मेरी सभी दोस्त भी गलत है, बस तुम सही हो। और अगर मैं गलत हूं तो जाओ ना यहां से, मुझ पर मेहरबानी करो और प्लीज जाओ यहां से, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। लेकिन राघव आज ही सिया की सारी गलतफहमी दूर कर देना चाहता था, इसलिए वो सिया के पास आया और उसके गालों पर हाथ लगाते हुए बोला, सिया, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूं, और खासकर तुम्हारे साथ जो मेरा पहला प्यार है? लेकिन सिया राघव की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने राघव को अपने आप से दूर हटाने के लिए धक्का देते हुए कहा, प्लीज राघव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहां से। सिया के धक्के से राघव को गुस्सा आ गया, लेकिन वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही सिया की चाची के चीखने की आवाज आई और आवाज सुनकर सिया दौड़ते हुए बाहर हॉल में गई तो उसकी चाची ने हॉल में चल रहे टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तो तुम्हारा होटल है ना सिया, जहां तुम काम करती हो, देखो उस होटल के सामने किसी ने इस लड़के को मारकर फेंक दिया। सिया ने जैसे ही सामने चल रही है टीवी स्क्रीन पर देखा तो सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने चल रही टीवी स्क्रीन पर उसने राज सिंघल का चेहरा देखा तो सिया के होश उड़ गए। सिया को इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा था कि न्यूज में क्या चल रहा है, इसलिए सिया टीवी स्क्रीन पर चल रही न्यूज पढ़ने की कोशिश करते हुए आगे आई। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई, मशहूर बिजनेसमैन ओम सिंघल के बेटे राज सिंघल की दिन दहाड़े हत्या। इस आवाज को सुनकर सिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे राघव सिंघानिया खड़ा होकर टीवी में चल रही न्यूज को पढ़कर सुना रहा था। इतना सुनते ही सिया को गुस्सा आ गया और वो आंखें फाड़कर राघव की तरफ घूरकर देखने लगी। इस वक्त सिया राघव की तरफ घूरकर देख रही थी तो राघव आगे आया और सिया की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, अब इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं उस फैक्ट्री से निकलकर सीधा तुम्हारे साथ ही यहाँ आया हूँ। सिया राघव को इस मर्डर के लिए ब्लेम करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही राघव ने सफाई दे दी तो सिया के पास बोलने का कोई चारा ही नहीं था। लेकिन न्यूज देखकर सिया के मन में अभी भी यही चल रहा था कि इस हत्या के पीछे जरूर राघव सिंघानिया का ही हाथ है। तभी पीछे खड़े राघव ने बड़बड़ाते हुए सिया से कहा, इस राज सिंघल की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जिस किसी ने भी इसको मारा उसने एक हैवान को मारकर धरती का बोझ ही हल्का किया है। राघव की बात सुनकर सिया ने पीछे मुड़कर जोरदार आवाज में कहा, कहीं ये सब तुमने तो नहीं करवाया? भले ही तुम मेरे साथ थे, लेकिन हो सकता है तुमने किसी और से ये काम करवाया हो। सिया की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार सिया, अब तो हद हो गई। अगर किसी के साथ जबरदस्ती होती है तो तुम मुझे ब्लेम करती हो, किसी का मर्डर होता है तो तुम मुझे ब्लेम करती हो। अब कल को किसी के घर में आग लग जाएगी तो तुम यही कहेगी, जरूर राघव सिंघानिया ने ही आग लगाई होगी। अरे मैं क्या इतना बड़ा विलेन हूं? फिर राघव अपने मुंह को सिया की गर्दन के पास ले गया और उसके गाल पर किस करते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, वैसे विलन तो हूं मैं सिया, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए जो तुम्हारे ऊपर गंदी नजर डालेंगे, समझी? राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया को यकीन हो गया कि हो ना हो इस हत्या के पीछे
जरूर राघव सिंघानिया का ही हाथ है। और इसके लिए सिया राघव को ब्लेम करने ही वाली थी कि तभी उसने न्यूज में कुछ ऐसा सुना जिससे उसका यकीन टूट गया। राज सिंघल की हत्या के पीछे एक साधारण से लड़के मनोज का हाथ है। कुछ दिन पहले ही राज सिंघल ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की थी। इसी वजह से मनोज ने दिनदहाड़े होटल के सामने गोली मारकर राज सिंघल की हत्या कर दी। क्या सच में राज सिंघल की हत्या के पीछे मनोज का हाथ था या फिर राघव सिंघानिया का? क्या राघव सिंघानिया ने सिया के साथ साथ उन सभी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी या फिर वह सच में निर्दोष था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। सिया को जैसे ही न्यूज से पता चला कि राज सिंघल की हत्या के पीछे किसी मनोज नाम के आदमी का हाथ है, तो उसने पीछे मुड़कर तुरंत राघव की तरफ देखा, जो अभी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। सिया को अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए राघव सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे सिया। या अभी भी तुम यही कहने वाली हो कि ये सब मेरी कोई चाल है, या फिर इस आदमी को मैंने ही बोला होगा ऐसा करने के लिए? राघव ने जैसे ही ये बात कही, सिया तुरंत बोली, हाँ, हो सकता है उस मनोज नाम के आदमी को तुमने ही पैसे दिए हो और उसी ने तुम्हारे कहने पर राज सिंघल को मार दिया हो। तुम्हारे एक इशारे पर कोई भी कुछ भी करने को तैयार है ना? सिया की बात सुनते ही राघव ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार सिया, तुम तो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। मैं क्या कोई मर्डर हूं जो राह चलते किसी को भी मार दूंगा? सिया ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा, हाँ राघव सिंघानिया, तुम सिर्फ मर्डरर ही नहीं बल्कि राक्षस हो, जिसने एक लड़की का जीना मुश्किल कर दिया। एक तो जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और ऊपर से मेरे घर से जाने का नाम भी नहीं ले रहे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राघव, चले जाओ यहां से प्लीज, और मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। सिया की बात सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सिया, अब तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आया तो था तुमसे बदला लेने, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अरे नहीं करती मैं तुमसे प्यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो राघव, मैं आखिरी बार बोल रही हूं, चले जाओ यहां से, नहीं तो। राघव सिया के पास आया और अपने चेहरे को एकदम सिया के चेहरे के नजदीक लाकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोला, नहीं जाऊंगा सिया, मैं आज रात अपनी पत्नी के साथ यहीं इसी घर में रहूंगा, और अगर तुमने मुझे जबरदस्ती यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। लेकिन सिया ने आगे कुछ भी सुने बिना ही चिल्लाते हुए बोला, तो क्या करोगे? नहीं, आज तुम बता ही दो, क्या करोगे? तुम मेरे घर में किसी को मारोगे, पीटोगे या गुंडागर्दी करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे। राघव। सिया को इतने गुस्से में देखकर राघव उससे 2 कदम पीछे हट गया और धीमी आवाज में बोला, देखो सिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे आज रात यहां से नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ इसी घर में रहना है। सिया आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही रॉकी दौड़ता हुआ सिया के पास आया और बोला, दीदी, वो बाहर गार्ड अंकल को किसी ने मार दिया और वो लोग अब अंदर ही आ रहे हैं। दीदी, आप अंदर जाकर छुप जाओ। रॉकी आगे कुछ बोलता, तब तक वहां पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं। उन सभी को दरवाजे पर खड़े देख सिया ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, तो अब तुम यहां रहने के लिए अपने गुंडों को बुलाओगे? राघव ने सिया की तरफ देखे बिना बोला, तुम पागल हो क्या? सिया, मैं तुम्हारे सामने ऐसे गुंडों को कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन ये लोग हैं कौन और यहां क्या करने आए हैं? कहीं ये लोग ओम सिंघल के भेजे हुए गुंडे तो नहीं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके बेटे की जमकर धुलाई की थी? तभी दरवाजे पर खड़े बदमाशों में से एक ने सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, फैजल भाई, यही है वो लड़की जिसका नाम सिया है, और ये इसका पति राघव सिंघानिया, मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर। फैजल भाई मुंबई का छोटा सा ड्रग माफिया था, लेकिन उसके सिर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, इसलिए वो किसी से नहीं डरता था, और यही वजह थी कि वो बिना डरे इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर के सामने सीना तान कर खड़ा था, जिसके आगे खड़ा होने से पहले बड़े बड़े ड्रग माफिया सोचते थे। राघव सिंघानिया को अपने सामने देखकर हाथों में बंदूक लिए फैजल राघव के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो आप हैं मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर
वैसे देखने में तो आप कोई फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हैं, कहीं सच में कोई। फैजल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसे धमकाते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया के घर में घुसने की? अभी निकलो यहां से, वरना तुम लोगों का मैं वो हाल करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राघव के मुंह से इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए राघव की तरफ देखा और बोला, अच्छा कैसा हाल करोगे? जरा हम भी तो देखें तुझमें कितना है दम। फैजल ने जैसे ही राघव को चैलेंज किया, तुरंत राघव ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए फैजल पर हमला करना चाहा। तभी राघव की नजर सामने खड़े रॉकी पर गई, जो उन गुंडों को देखकर डर रहा था। इसीलिए राघव ने अपना हाथ रोक लिया और रॉकी के पास जाकर बोला, बेटा आप डरो मत, राघव जीजू है ना, सब संभाल लेंगे। फिर राघव ने सिया की तरफ देखा और उससे बोला, सिया तुम रॉकी को लेकर अंदर जाओ और जब तक मैं कहूं बाहर मत आना, समझी? वैसे तो सिया राघव की बात नहीं मानती, लेकिन फिलहाल वो रॉकी को इन सब से दूर ही रखना चाहती थी, इसलिए सिया वहां से जाने को तैयार हो गई। सिया रॉकी का हाथ पकड़कर जैसे ही अंदर जाने लगी तो वो गुंडा फैजल जो राघव के पास खड़ा था, वो आगे जाकर सिया के सामने खड़ा हो गया और सिया का रास्ता रोकते हुए बोला, अरे मैडम जी कहाँ चली आप? यहाँ इतने आदमी आपके लिए ही तो आए हैं और आप ही चली जाएंगी तो हम क्या यहाँ बैठकर भजिया तलेंगे? और इतना कहकर वो गुंडा फैजल ठाके मारकर हंसने लगा। उसके हंसते ही वहां खड़े वो सभी बदमाश उसका साथ देते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उस गुंडे को सिया का रास्ता काटते देख राघव को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत सिया के पास जाकर फैजल को एक हाथ से अपनी तरफ खींचा और जोर से धक्का देते हुए दीवार पर दे मारा। जैसे ही फैजल का सिर दीवार पर टकराया, वैसे ही उसके साथ खड़े वो सभी आदमी बंदूकें लेकर अंदर घुस गए और सभी ने अपनी अपनी बंदूकें सिया और रॉकी पर तान दी। तभी फैजल, जिसे राघव ने अभी अभी दीवार पर दे मारा था, वो वहां से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को मरोड़ते हुए राघव की तरफ देखकर बोला, मिस्टर राघव सिंघानिया, तुम्हारा ये धक्का तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस धक्के की वजह से तुम अपनी इस पत्नी को खो दो जो तुम्हें अपना पति मानती भी नहीं है। उस मामूली से गुंडे फैजल के मुंह से सिया और अपने रिश्ते के बारे में सुनते ही राघव ने अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्सा करते हुए कहा, हे यूं, तुम होते कौन हो मेरे और मेरी सिया के बारे में बोलने वाले? खबरदार, अगर मेरी सिया का नाम अपनी जुबान से लिया तो तुम्हारी जुबान काटकर फेंक दूंगा। तभी फैजल ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो अपनी पत्नी का नाम सुनते ही लाल पीले हो गए। बहुत बड़े आशिक लगते हो अपनी बीवी के। अरे देखो, आशिकी का सबसे बड़ा उदाहरण है राघव सिंघानिया। पता नहीं लोग इसे गैंगस्टर राघव सिंघानिया कैसे बोलते हैं। इसका नाम तो कबीर सिंह होना चाहिए। दीवाना और पागल आशिक राघव सिंघानिया। इतना कहकर फैजल जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ वहां खड़े वो सभी गुंडे राघव पर हंसने लगे। फैजल की बातें सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सिर्फ सिया की जान बचाने के लिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करके खड़ा था। लेकिन फैजल की ये बकवास सुनकर राघव का खून खौल गया और उसने एक जोरदार घूंसा फैजल के मुंह पर दे मारा। राघव का घूंसा पड़ते ही फैजल चिल्लाते हुए बोला, बस राघव सिंघानिया, बहुत हुआ तेरा। अब अगर तू हिला तो तेरी बीवी और तेरे छोटे से साले साहब को उड़ा दिया जाएगा। अब अपने हाथ पैरों को जरा काबू में कर और चल हमारे साथ। क्या राघव फैजल की बात मानकर चुपचाप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा? आखिर कौन थे ये गुंडे जो यहाँ सिया को लेने आए थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। फैजल नाम का ड्रग माफिया अपने कुछ गुंडों के साथ सिया के घर में घुस गया। राघव ने जैसे ही उन गुंडों को वहां देखा तो उन्हें सिया के घर से बाहर जाने की धमकी दी, लेकिन फैजल ने वहां से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और सिया राघव के रिश्ते को लेकर तंज कसने लगा। फैजल की बातें सुनकर राघव सिंघानिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा दे मारा, जिसकी वजह से फैजल का दांत टूट गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। अपने चेहरे पर लगा खून देखकर फैजल का सिर चकरा गया। फैजल ने गुस्से में राघव सिंघानिया को धमकी देते हुए बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरी बीवी और तेरे साले का क्या हाल करता हूँ। राघव ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, अबे मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़ना, किसी के सिर पर बंदूक तान कर तू अपने आप को मर्द समझ रहा है क्या? राघव की बात सुनकर फैजल ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए बोला, ओह, तो तू मुझे चैलेंज कर रहा है राघव सिंघानिया?
वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं रेसलिंग में चैंपियन था। राघव ने फैजल का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा। वो तो तेरी फौज देखकर ही पता चल रहा है कि तू किस चीज का चैंपियन है। राघव की बात सुनकर फैजल ने चौंकते हुए पूछा, मेरी फौज? कौन सी फौज? क्या मतलब है तेरा? राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अपने साथ 5-6 मुस्टंडे रखकर और उन सबके हाथों में बंदूक देकर तो कोई भी चैंपियन बन सकता है। और सिर्फ रेसलिंग ही क्यों, कराटे में भी चैंपियन बन सकता है। फैजल ने राघव से सवाल करते हुए पूछा, तो तू मेरी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का मजाक उड़ा रहा है? राघव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तो तुझे सच का आईना दिखा रहा हूं कि चंद पैसे देकर खरीदी गई चैंपियनशिप से कोई रेसलर नहीं बन जाता। अगर तू रेसलिंग का इतना ही बड़ा चैंपियन है तो सिया और रॉकी के सिर से बंदूक हटा और फिर दिखा अपनी रेसलिंग। लेकिन फैजल ने तो सच में अपनी हवा बांधने के लिए रेसलिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी खरीद ली थी। उसे तो रेसलिंग का आर भी नहीं आता था। कुश्ती में किसी को हारना तो दूर, कुश्ती के नाम से ही उसके पसीने छूट जाते थे। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने राघव से कहा, वैसे मैं तुम्हें रेसलिंग में हरा देता, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करने में अपना समय बर्बाद करूं। मुझे तो बस जल्दी से इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना है। राघव फैजल के सामने सीना तानकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं ले जा सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ तू सिया को अपने साथ तो क्या, वो जहाँ खड़ी है उससे एक कदम भी दूर नहीं ले जा सकता। राघव के सामने इस वक्त फैजल बंदूक तानकर खड़ा था, लेकिन राघव को कोई डर नहीं था। उसने धड़क से सीना तानकर अपनी बात कह दी थी और अब फैजल की आंखों में आंखें डालकर उसी की तरफ घूरे जा रहा था। राघव को अपनी तरफ घूरते देखकर फैजल 2 कदम पीछे हट गया और पीछे हटते हुए बोला, देख राघव सिंघानिया, या तो मुझे चुपचाप तेरी पत्नी सिया को ले जाने दे, नहीं तो मुझे जबरदस्ती तुझ पर गोली चलाकर तेरी वाइफ को यहां से लेकर जाना पड़ेगा। राघव घूरते हुए फैजल के पास आया और उसकी बंदूक की नोक पड़कर अपने माथे पर लगाते हुए बोला, चला गोली, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा ड्रग माफिया है। आज राघव सिंघानिया तेरे सामने खड़ा है, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। लेकिन राघव को अपने सामने इतनी बहादुरी से खड़ा देख फैजल के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी राघव सिंघानिया फैजल की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव को अपनी तरफ बढ़ता देखकर फैजल डर के मारे कांपने लगा और कांपती आवाज में बोला, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, पीछे हटो। लेकिन राघव उसकी तरफ आगे बढ़ता ही रहा था। तभी पीछे से उसके गुंडे ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ मिस्टर राघव सिंघानिया, वरना ये गोली तुम्हारी बीवी के सिर के आर पार हो जाएगी। उस गुंडे के बोलते ही राघव ने पलटकर देखा तो पाया कि वो गुंडा सिया के सिर पर बंदूक की नोक रखकर उसे गोली मारने ही वाला था। तभी राघव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। राघव को जमीन पर बैठा देखकर फैजल और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तभी पलक झपकते ही राघव सिंघानिया अपने घुटनों पर बैठे हुए फर्श पर फिसलकर एक ही झटके में उस गुंडे के पास आ गया जो सिया के सिर पर गोली तानकर खड़ा था। उस गुंडे ने हंसते हुए अपने सामने बैठे राघव को देखा तो राघव वहां नहीं था, लेकिन जब तक वो अपने नीचे जमीन पर बैठे हुए राघव को देखता तब तक राघव ने उसके पैर को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और देखते ही देखते राघव ने अपने घुटनों से फिसलते हुए जमीन पर वहां खड़े उन सभी गुंडों को एक ही झटके में गिरा दिया। उन गुंडों को ऐसे गिरता देख रॉकी जोर जोर से ताली बजाते हुए बोला, अरे वाह राघव जीजू, आप तो हीरो हैं, आपने एक ही झटके में इतने सारे गुंडों को धड़ाम से गिरा दिया। इतना कहकर रॉकी दौड़कर राघव के गले लग गया। राघव ने रॉकी के बालों को सहलाते हुए बोला, बेटा तुम अपनी सिया दीदी को लेकर वहां साइड में खड़े हो जाओ, तब तक जीजू इन गुंडों की धुलाई कर देते हैं। ओके। इतना कहकर राघव अपने घुटनों से उठकर खड़ा हो गया और रॉकी सिया के हाथ को पकड़ते हुए सिया को दूसरी तरफ लेकर चला गया। राघव की इतनी जबरदस्त फाइटिंग देखकर फैजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव ने घुटने पर बैठे हुए एक ही झटके में उन सभी गुंडों को पीठ के बल जमीन पर पटक दिया था। इसलिए राघव को दोबारा से अपनी तरफ बढ़ता देखकर फैजल के पसीने छूट गए और उसने डरते हुए राघव से कहा, भाई मुझे माफ कर दो और जाने दो, प्लीज भाई। लेकिन राघव ने हंसते हुए फैजल से कहा, अरे अभी कहाँ फैजल मियाँ, अभी तो मुझे आपके रेसलिंग के जलवे देखने हैं, आखिर हम भी तो देखें, कितने बड़े चैंपियन हैं आप। राघव की बात सुनते ही फैजल ने कांपते होंठों से कहा, नहीं भाई, मैं कोई चैंपियन नहीं हूं और ना ही मैंने कोई ट्रॉफी जीती है, मुझे रेसलिंग नहीं आती। राघव फैजल के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला,
मुझे पता है भाई, तुम कोई चैंपियन नहीं हो और ना ही तुम्हें रेसलिंग आती है। वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा। बस मुझे एक बार ये जानना है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। जैसे ही तुम उस आदमी का नाम बता दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, शपथ। इस वक्त राघव ने अपना मुंह फैजल की तरफ किया था और वो सभी गुंडे जो राघव की पीठ की तरफ जमीन पर पड़े थे, वो सभी उठकर अचानक राघव की तरफ हमला करने लगे। तभी राघव ने उन गुंडों को देखे बिना ही फैजल का मुंह दूसरी दिशा में घुमा दिया और एकदम से पीछे मुड़कर उन गुंडों पर अपने पैर से हमला किया। राघव के इस हमले से वो सभी गुंडे एक बार फिर से जमीन पर गिर गए। वहीं फैजल अपनी गर्दन को पकड़ता हुआ दर्द में कराहते हुए बोला, बस करो भाई, हमें फाइटिंग नहीं आती। हमें माफ कर दो भाई, आज के बाद हम आपके और भाभी जी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हम अभी चले जाएंगे। तभी राघव ने कहा, हाँ हाँ चले जाना मिस्टर फैजल मियां, लेकिन जाने से पहले मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने तुम्हें यहाँ सिया को ले जाने के लिए भेजा है। नाउ टेल मी द नेम। तभी वो गुंडा राघव के पैरों में पड़ते हुए बोला, वो भाई, हमें नंदिनी त्रिपाठी ने भेजा है। उन्होंने हमें कहा था हम सिया को उठाकर लाए और उसे खत्म कर दें। फैजल की बात सुनते ही राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या नंदिनी? तुम लोग यहाँ नंदिनी के कहने पर आए हो? गोवर्धन त्रिपाठी की बेटी नंदिनी त्रिपाठी। फैजल ने जवाब देते हुए कहा, जी भाई, उसी ने हमें यहाँ भेजा था और हमसे साफ साफ कहा था कि हम लोग सिया को उठाकर लाए और उसे मार दे। राघव ने अपनी मुट्ठी भींचकर दांत पीसते हुए कहा, नंदिनी, तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त होकर मेरी ही पीठ में छुरा भोंका। तुम मेरी सिया को मारना चाहती हो, लेकिन क्यों? सिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर कौन है नंदिनी त्रिपाठी और वो सिया को क्यों मारना चाहती है? क्या दुश्मनी है नंदिनी की सिया के साथ और राघव का नंदिनी से क्या रिश्ता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राघव सिंघानिया के हाथों से मार खाकर फैजल और उसकी गैंग के सभी लोग राघव के सामने हाथ जोड़कर सिया के घर से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगे। तो राघव ने उन लोगों के सामने शर्त रखी कि अगर वो लोग उस इंसान का नाम बता देंगे जिसने उन्हें सिया के घर पर भेजा है, तो वो उन्हें जाने देगा। राघव के कहने पर फैजल ने बताया कि उनको सिया के घर पर भेजने के पीछे नंदिनी त्रिपाठी का हाथ है। नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनकर राघव दंग रह गया। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदिनी सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल नंदिनी त्रिपाठी राघव सिंघानिया की सबसे अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक वो राघव की दोस्त बनी हुई थी और सिया को प्रपोज करने में भी नंदिनी ने ही उसकी हेल्प की थी। उन गुंडों के मुंह से नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनते ही राघव बौखला गया। राघव बस कुछ भी करके नंदिनी के पास जाकर उससे पूछना चाहता था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। क्यों वो सिया को मारना चाहती है? आखिर सिया ने उसका क्या बिगाड़ा है? इतना सोचकर राघव सिया के घर से जाने लगा। तभी सिया ने पीछे से आवाज देते हुए बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? राघव ने पीछे मुड़कर सिया की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी तुम इतनी देर से चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं। राघव आगे कुछ बोलता है, उससे पहले ही सिया ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे पास ही में लगे सोफे पर बिठाते हुए बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो सिया उसे अपने घर से भगाने पर तुली हुई थी, वो अचानक से उस पर इतना प्यार कैसे दिखा रही है। तभी राघव ने देखा कि सिया राघव को सोफे पर बिठाकर दौड़ती हुई अंदर गई और 2 सेकंड बाद अंदर से दौड़ती हुई राघव के पास आई। सिया के हाथों में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सिया राघव के पास सोफे पर बैठ गई और राघव की तरफ देखते हुए बोली, अपना पैर आगे करो। लेकिन राघव बस बुत बनकर उसे देखता रहा। तभी सिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे क्यों घूर रहे हो? अपना पैर आगे करो, देखो तुम्हारे पैर में कितनी चोट लगी है, मुझे फर्स्ट एड करना है। सिया के कहने पर जब राघव ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसके घुटनों से खून बह रहा था। गुंडों से लड़ते हुए किसी नुकीली चीज से राघव का पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया था, लेकिन राघव को महसूस ही नहीं हुआ कि उसे इतनी चोट लगी है। राघव आगे कुछ सोचता उससे पहले ही सिया ने राघव के पैर को जमीन से उठाया और अपनी गोद में रख लिया। यह देखकर राघव बड़ी बड़ी आंखें करके सिया की तरफ हैरानी से देखने लगा, तो सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ? सिया की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों सिया,
लेकिन जब भी तुम मेरे सामने होती हो मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। तुम मेरे हर मर्ज की दवा हो सिया। जब तुम सामने होती हो तो मैं अपना हर दर्द भूल। राघव की बात को बीच में काटते हुए सिया ने कहा, अब ये फिल्मी डायलॉग बंद करो और तुम्हारे पास रखी वो कैंची मुझे दो। राघव ने डरते हुए कहा, क्या कैंची? लेकिन क्यों? तुम्हें मेरा पैर काटना है क्या सिया? इतना सुनते ही सिया ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, पागल हो क्या? मुझे बस तुम्हारे घाव पर दवा लगानी है। इतना कहकर सिया ने राघव के घुटनों की चोट से चिपकी हुई उसकी पैंट के कपड़े को काट दिया। ये देखकर राघव ने चैन की सांस ली और सिया को अपना इलाज करते देख उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। राघव के घुटने की चोट को देखकर सिया ने घबराते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। राघव, मुझे अभी डॉक्टर को बुलाना होगा। वो तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन दे देंगी। इससे तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इतना सुनते ही राघव झट से सोफे से खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, क्या इंजेक्शन? नहीं सिया, मैं ठीक हूं। मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इंजेक्शन लगवाने की। राघव की बात सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ओह राघव, तुम्हें अभी भी इंजेक्शन से डर लगता है? वाओ, ब्रेकिंग न्यूज मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर को लगता है इंजेक्शन से डर। और इतना कहकर सिया दांत फाड़कर हंसने लगी। सिया को हंसते देख राघव ने कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे इंजेक्शन से डर लगता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपनी बताओ ना, तुम्हें तो एक मधुमक्खी से भी डर लगता है। और इतना कहकर राघव जोर जोर से हंसने लगा। राघव को हंसते देख सिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो राघव चुप हो गया। राघव के चुप होते ही सिया जोर जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते राघव और सिया दोनों एक साथ दिल खोलकर हंसने लगे। राघव और सिया को जोर जोर से हंसते देखकर रॉकी भी उन दोनों के करीब आया और हंसते हुए बोला, अरे दीदी, क्या हुआ? आपने कोई जोक किया क्या जिसे सुनकर जीजू हंस रहे हैं? मुझे भी सुनाओ ना दीदी। रॉकी के बोलते ही राघव और सिया दोनों ने हंसना बंद कर दिया और राघव सिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ सिया, रॉकी को जोक सुनाओ, मुझे भी तो सुनना है तुम्हारा जोक। वैसे भी तुम किसी जोकर से कम थोड़ी ना हो। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे जोकर बुलाना है, बुलाओ। लेकिन अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है, रूम में चलो, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। तभी राघव ने अपने मन ही मन एक योजना बनाई और सोफे से उठकर चलने लगा तो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से कराहने लगा। राघव को कराहते देख सिया उसके पास बैठ गई और चिंतित होते हुए बोली, क्या हुआ राघव, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तभी राघव ने सिया से अपनी हंसी छुपाते हुए सिया से कहा, अरे सिया, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। और इतना कहकर राघव जमीन से खड़ा होकर दोबारा से सोफे पर बैठ गया। दूर से खड़ा रॉकी राघव का ड्रामा देखकर समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है और रॉकी यह बात सिया को बताने वाला ही था कि तभी राघव ने अपने मुंह पर उंगली लगाते हुए रॉकी को चुप रहने का इशारा किया और अपने जेब में रखी हुई चॉकलेट दिखाई। और फिर राघव ने सिया से बोला, मुझे आराम करना है सिया, क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले जा सकती हो? राघव की बात सुनते ही सिया ने कहा, नहीं, मेरे कमरे में मेरे साथ रॉकी सोता है और उसे अपनी सिया दीदी के बिना नींद नहीं आती। तभी रॉकी ने चिल्लाते हुए बोला, अरे दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप तो अपने कमरे में अकेले सोती है ना, मैं तो मम्मी पापा के साथ सोता हूँ। रॉकी के इतना बोलते ही सिया ने आंखें दिखाकर उसे डराते हुए कहा, चुप हो जाना। तभी राघव ने सिया से मुंह फेरकर कहा, कोई बात नहीं सिया, अगर तुम मुझे अपने कमरे में नहीं सोने देना चाहती तो मैं यहां से चला जाता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे दर्द ही तो होगा, मैं सहन कर लूंगा। इतना कहकर राघव सोफे से उठकर दर्द में कराहते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी सिया ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको राघव। सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव के कदम वहीं थम गए और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन फिर भी राघव ने अपने चेहरे की स्माइल छुपाते हुए सिया की तरफ मुंह फेरते हुए गुस्से में कहा, देखो सिया, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी के अभी यहां से चला जाता हूं। तभी सिया ने कहा, ठीक है, चले जाना, लेकिन अपनी जैकेट तो लेकर जाओ। इतना सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तो सोचा था कि चोट के बहाने सिया के साथ रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन सिया ने जैकेट के बारे में बोलकर राघव का दिल ही तोड़ दिया। सिया के हाथों से जैकेट लेकर जैसे ही राघव बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी सिया ने पीछे से कहा, बस करो राघव,
मैं तुम्हारे सारे ड्रामे जानती हूँ। तुम ये सब इसलिए कर रहे थे ना, ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हारे पास ही रहूं, है ना? सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये लड़की अंतर्यामी है। क्या झट से समझ गई कि मैं ये सब उसके करीब आने के लिए कर रहा था? लेकिन तभी राघव अपने चेहरे का डर छुपाते हुए पीछे मुड़कर बोला, नहीं सिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में पेन हो रहा है। आह! और इतना कहकर राघव फिर से कराहने लगा। सिया झट से राघव के पास आई और उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए उसे अपने कंधे का सहारा देकर अपने रूम में ले जाने लगी। तभी राघव के सिर पर पीछे से किसी ने वार किया, जिसकी वजह से राघव बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। राघव को चोट लगते ही सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आखिर कौन था जिसने राघव सिंघानिया पर पीछे से वार किया? सिया किसे देखकर डर गई, और कौन है नंदिनी त्रिपाठी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राघव सिंघानिया के घुटनों में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रहा था। इसलिए सिया ने अपने कंधे का सहारा देकर राघव के हाथ को अपने कंधे पर डाला और अपने कमरे की तरफ उसे ले जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने राघव के सिर पर जोरदार हमला किया। सिर पर हुए हमले की वजह से राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे 4-5 आदमी खड़े थे, जिन्होंने अपने मुंह पर नकाब पहना हुआ था, जिसकी वजह से राघव और सिया उन सभी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। राघव के गिरते ही उन गुंडों ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। सिया ने अपने आप कौन गुंडों से छुड़ाते हुए राघव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, राघव बचाओ मुझे, प्लीज राघव बचाओ मुझे। राघव सिया को बचाना चाहता था, लेकिन सिर पर लगी चोट के कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। जमीन पर गिरे हुए राघव को साफ दिख रहा था कि वो सभी आदमी सिया को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन सर पर लगी चोट की वजह से राघव सिया को बचा नहीं पा रहा था। काफी देर बाद जब राघव की आंख खुली तो राघव अचानक से बिस्तर से उठा और चिल्लाते हुए बोला, सिया, सिया कहाँ हो तुम? तभी राघव ने देखा कि उसके सामने इस वक्त नंदिनी बैठी हुई है। नंदिनी को अपने सामने देखकर राघव गुस्से में झुंझलाते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आई और सिया कहाँ है? नंदिनी राघव की बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही उस कमरे में नर्स के कपड़े पहने हुए एक औरत आई और राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? नर्स को अपने कमरे में देखकर राघव ने चौंकते हुए नंदिनी से पूछा, मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? सिया कहाँ है और तुम मेरे पास कैसे आई? नंदिनी, जो राघव के बेड से थोड़ा दूर एक काउच पर बैठी थी, राघव को परेशान होते देख उसके पास आई और उसके सिर पर लगी चोट को सहलाते हुए बोली, राघव, तुम टेंशन मत लो और रेस्ट करो। अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। नंदिनी ने राघव के सवाल को टाल दिया और उसे रेस्ट करने को बोला तो राघव का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने नंदिनी का हाथ अपने सिर से हटाते हुए गुस्से में बोला, मैंने पूछा, सिया कहाँ है नंदिनी? उसे तो कुछ गुंडे उठाकर। इतना कहते हुए राघव अचानक रुक गया और कुछ सोचते हुए नंदिनी की तरफ घूरते हुए बोला, ये सब तुमने किया है ना नंदिनी? तुमने फिर से अपने गुंडों को भेजकर सिया को किडनैप करवा लिया? मैं तुम्हें बता देता हूँ नंदिनी, अगर सिया को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। राघव की बात सुनकर नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं राघव, मैंने सिया को किडनैप नहीं करवाया, बल्कि मैं तो जब वहां तुम्हें लेने पहुंची तो तुम सिया के घर में बेहोश पड़े थे और वहां कोई नहीं था। तुम्हारे सिर पर बहुत चोट लगी थी और खून भी बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। नंदिनी की बात सुनकर राघव ने चौंकते हुए बोला, क्या? सिया के घर में कोई नहीं था? रॉकी भी नहीं? रॉकी का नाम सुनते ही नंदिनी ने राघव से पूछा, रॉकी? अब ये रॉकी कौन है? तभी राघव ने झुंझलाकर कहा, देखो नंदिनी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और बताओ कि सिया कहाँ है? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, बता दो सिया कहाँ है, वरना तुम बहुत पछताओगे। नंदिनी ने सफाई देते हुए राघव से कहा, देखो राघव, मैं सच कह रही हूं, मैंने किसी को नहीं भेजा सिया को किडनैप करने के लिए। हाँ, थोड़ी देर पहले जो गुंडे गए थे उन्हें जरूर मैंने भेजा था, वो भी सिर्फ इसलिए
ताकि वो लोग सिया को किडनैप करके ला सके और मैं उससे सारी सच्चाई उगलवा सकूं। नंदिनी की बात सुनकर राघव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी सच्चाई? और तुम सिया के पीछे क्यों पड़ी हो? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो नंदिनी, अगर तुमने सिया को कुछ भी किया ना तो तुम भूल जाना कि राघव कभी तुम्हारा सबसे खास दोस्त है। नंदिनी ने राघव से कहा, बस करो राघव, बार बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। मानती हूँ मैं सिया को किडनैप करवाना चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें उससे बचा सकूं। तुम नहीं जानते वो लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। राघव ने नंदिनी से ऊंची आवाज में कहा, देखो नंदिनी, तुम मेरी सिया के बारे में ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती हो। तुम जानती हो ना मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ और वो मुझसे। नंदिनी ने राघव को समझाते हुए कहा, तुम्हें अभी भी लगता है राघव कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है? उसने तुम्हारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया और उस इल्जाम की वजह से तुम्हें जेल भेज दिया। तुम्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उसी की वजह से तुम इतने बड़े गैंगस्टर बन गए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लगता है सिया तुमसे प्यार करती है? नंदिनी की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है तुमने ही सिया को गायब करवाया होगा, लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, मैं खुद जाकर सिया को ढूंढ लूंगा। लेकिन राघव जैसे ही अपने बिस्तर से उठने लगा तो सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो वहीं बिस्तर पर गिर गया। नंदिनी ने राघव के दोनों पैरों को उठाते हुए बिस्तर पर रखा और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोली, मुझे पता है राघव, तुम सिया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं जानती हूं राघव, तुम जितना प्यार उस सिया से करते हो ना, वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती। अगर वो तुमसे उतना ही प्यार करती तो मैं अपनी पूरी जान लगा देती तुम दोनों को एक करने में। इतना कहते हुए नंदिनी राघव के पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाते हुए अपने आप से कहने लगी, तुम उस सिया के प्यार में इतने अंधे हो राघव कि तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे पता है वो लड़की कुछ तो ऐसा छुपा रही है जो शायद कोई नहीं देख पा रहा। जरूर तुम्हें जेल भेजने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद था, लेकिन क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आई प्रॉमिस राघव, जब तक मैं उसकी असलियत तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो सिया कोई लड़की नहीं, डेविल है, डेविल। इतना कहते हुए नंदिनी ने अपने फोन से किसी के पास कॉल किया और बोला, पता करो कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई और उसके चाचा चाची कहाँ भाग गए। क्या नंदिनी जो सिया के बारे में बोल रही थी वो सब सच था या नंदिनी का कोई वहम? आखिर कहाँ थी सिया और कौन थे वो आदमी जो सिया का अपहरण करके ले गए? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। राघव सिंघानिया इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर सोए हुए नींद में भी सिया का नाम बड़बड़ाए जा रहा था। सिया, सिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? और इतना कहकर राघव एक